Today we will be discussing fibrinolytics, antifibrinolytics, antiplatelet drugs and plasma expanders. First of all, we will start with fibrinolytics. What do you mean by fibrinolytics? Come. Anyone? Those drugs which are responsible for lysis of insoluble fibrin. ठीक है, लिटिक का क्या मतलब होता है? लाइसिस. ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, किसका लाइसिस करेंगी? फिब्रिन का. दोज ड्रग्स आर कॉल्ड फिब्रिनोलिटिक्स. ठीक है. व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बिन फॉर्मेशन? फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा ना आपने. थ्रोम्बस कैसे बनता है? कम. प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनता है? थ्रोम्बिन बनता है. और ये थ्रोम्बिन क्या करता है? फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? फिब्रिन में. ठीक है, और फिब्रिन की वजह से क्या होगा? क्लॉट फॉर्मेशन होगा, और क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हो सकता है? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है. ठीक है. अगर अपन ड्रग्स की बात करें, फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स की, तो कौन कौन सी ड्रग है इनके लिए? न्यूमोनिक होता है सूरत. आपकी सूरत नहीं, गुजरात वाला सूरत. ठीक है, कौन सा? गुजरात वाला सूरत. ठीक है, तो न्यूमोनिक क्या है? SURAT. S फॉर स्ट्रेप्टोकाइनेज, U फॉर यूरोकाइनेज, R फॉर रेटिप्लेज, A फॉर एटिप्लेज एंड T फॉर टेनेक्टेप्लेज. स्टॉप टॉकिंग. तो अगर अपन फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स की बात करें तो अपने पास में कितनी ड्रग्स हैं? 5 ड्रग्स हैं. कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रेटिप्लेज, एल्टिप्लेज एंड टेनेक्टेप्लेज. कम इन. अगर इनके मैकेनिज्म की बात करें, किसके? फिब्रिनोलिटिक्स की, तो ये कैसे एक्ट करती हैं? इसमें 2 कैटेगरी हैं. कौन कौन सी? एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. ये क्या करती हैं? प्लाज्मिनोजन को किस में कन्वर्ट करती हैं? प्लाज्मिन में. और ये प्लाज्मिन क्या करता है? जो इनसोल्यूबल क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं किसके? फिब्रिन के. उसको सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स में ये चेंज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो थ्रोम्बस का है उसका लाइसिस हो जाएगा. ठीक है, ये तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? फिब्रिनोलिटिक्स की. अगर अपन एंटी फिब्रिनोलिटिक्स ड्रग्स की बात करें तो एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स क्या करती हैं? क्या नहीं करेंगी? ये प्लाज्मिनोजन को किस में कन्वर्ट नहीं होने देंगी? प्लाज्मिन में. अगर प्लाज्मिन में प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा? जो क्लॉट था, अनसोल्यूबल क्लॉट था, वो सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स में क्या होगा? कन्वर्ट नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बना रहेगा. ठीक है, तो अपने पास में 2 कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी? थ्रोम्बोलिटिक्स और एंटी थ्रोम्बोलिटिक्स. जो पहली ड्रग है अपने पास में, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज. कौन सी है? स्ट्रेप्टोकाइनेज. ये क्या है? इट इज ए बीटा. कहां से ऑब्टेन होती है? बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से ऑब्टेन होती है. बट जब भी आप इसको प्रिस्क्राइब करें, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको प्रीवियस हिस्ट्री पेशेंट की पता होनी चाहिए कि किसी पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज या दूसरी जो ड्रग्स हैं इस कैटेगरी की, वो प्रिस्क्राइब तो नहीं की गई हैं. क्यों? अदरवाइज क्या होगा? अगर अपन ने फिर से विद इन 3 मंथ्स में ये ड्रग अपन ने प्रिस्क्राइब की है, तो क्या हो सकता है? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती हैं. ठीक है, और इसका जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म है वो क्या है? ये जो सर्कुलेटिंग फिब्रिन होता है उसके लिए भी इसकी ज्वाइनिंग होती है, और जो किसमें फिब्रिन से जो बाइंडिंग है उसके साथ में भी ये क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है. बट अगर अपन प्रेजेंट डे की बात करें तो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो रूटीनली यूज अपन नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं. क्लियर? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करें तो कहां से ऑब्टेन होता है? पहली चीज बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से इसको ऑब्टेन करते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए? जब भी आप इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि प्रीवियसली ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं की गई हो विद इन 3 मंथ्स, या इस कैटेगरी की ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं की गई हो. क्यों? क्योंकि अगर अपन विद इन 3 मंथ्स में ये ड्रग प्रिस्क्राइब की गई और फिर से अपन ने ये ड्रग प्रिस्क्राइब की है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? एंटीबॉडी बन सकती है, और एंटीबॉडी अगर बन गई इस ड्रग के अगेंस्ट तो क्या होगा? इसका इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, क्लियर? दूसरी जो ड्रग है अपने पास में, दैट इज यूरोकाइनेज. ठीक है, ये ह्यूमन यूरिन से बनती है. किससे? ह्यूमन यूरिन से एक एंजाइम है वहां पे, उसकी वजह से यूरोकाइनेज बनता है. ठीक है, बंद कर दो. ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है. उसकी वजह से क्या होगा? फिब्रिन का लाइसिस होगा. ठीक है, और रिसेंटली अगर अपन प्रेजेंट डे की बात करें तो ये ड्रग रूटीनली अब यूज नहीं होती है. ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज ड्रग्स क्योंकि अभी प्रेजेंट डे में यूज अपन नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनसे बेटर ड्रग अपने पास में अवेलेबल है, इसलिए. ठीक है,
जो तीसरी ड्रग है अपने पास में दैट इज एल्टेप्लेज। ये क्या है? आरटीपीए है, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। ठीक है, कौन सा? आरटीपीए है ये। आईवी इन्फ्यूजन से अपन इसको देते हैं। कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं? अनस्टेबल एंजाइना में अपन दे सकते हैं। एसटी इलेवेटेड, अगर माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन का पेशेंट है उसको अपन दे सकते हैं। बट इस ड्रग के साथ में एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम इस ड्रग के साथ में? ये ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। ठीक है, तो अगर एल्टेप्लेज की बात करें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये क्या है? आरटीपीए है, रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? कौन सी कंडीशन में अपन इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? अनस्टेबल एंजाइना में और स्टेमी में, एसटी इलेवेटेड माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन में दे सकते हैं। और इस ड्रग के साथ में जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज रेटिप्लेस। ठीक है, ये जो फिब्रिन से जो बाउंड प्लाज्मिनोजन है उसके लिए तो इसकी क्या है? सेंसिटिविटी ठीक है, कम है। बट जो सर्कुलेटिंग जो फिब्रिन है उसके लिए इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन में अपन इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? एसटी इलेवेटेड माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन में एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। जो लास्ट ड्रग है दैट इज टेनेक्टेप्लेज। कहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं अपन? स्टेमी में। ठीक है, एसटी इलेवेटेड माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अगर फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स पे अगर शॉर्ट नोट आता है तो ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना लिखना है कि फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं जो क्या करती हैं? थ्रोम्बस को डिजोल्व करती हैं। कौन कौन सी ड्रग होती हैं? 5 ड्रग्स हैं अपने पास में। उनका न्यूमोनिक है दैट इज सूरत, स्टेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। ठीक है, आर फॉर रेटेप्लेज, ए फॉर एल्टेप्लेज एंड टी फॉर टेनेक्टेप्लेज। ठीक है, मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब अपन कहाँ करते हैं इन ड्रग्स को? स्टेमी में एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेरिफेरल आर्टेरियल जो डिजीज हैं उनमें भी इन ड्रग्स को अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके इंडिकेशंस हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में अपन इनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको याद रखना है कि जो इसके एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं और जो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स के, वो क्या क्या हैं? अगर अपन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की, तो क्या है? मान लो कि किसी पेशेंट को रिसेंटली क्या हुआ है? इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ है। उस पेशेंट को अपने को कभी भी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नहीं देनी है। ठीक है, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है और रिलेटिव का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन? एब्सोल्यूट का क्या मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने को पेशेंट को वो ड्रग प्रिस्क्राइब करनी ही नहीं है। ठीक है, रिलेटिव का मतलब अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बट विद प्रिकॉशंस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की, तो जो पहला एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है दैट इज अगर मान लो किसी पेशेंट को रिसेंटली इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ है, उस पेशेंट को अपने को ये थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी बिल्कुल नहीं देनी है। ठीक है, दूसरी चीज, मान लो किसी पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, हेड इंजरी हुई है, उस पेशेंट को अपने को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नहीं देनी है। ठीक है, मान लो किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, एन्यूरिज्म है, उस पेशेंट को अपने को ये थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। ठीक है, अगर अपन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, मान लो कोई पेशेंट क्या है जिसकी एज 75 ईयर से ज़्यादा है, उस कंडीशन में अपने को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। मान लो कोई फीमेल क्या है प्रेग्नेंट है, उसको प्रिस्क्राइब नहीं करनी है ये ड्रग्स। और किसी पेशेंट को क्या है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, मान लो कि उसका सिस्टोलिक बीपी 200 और डायस्टोलिक बीपी 120 है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को अपन ये थेरेपी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी अपने को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। ठीक है, जो दूसरी कैटेगरी है अपने पास में ड्रग्स की दैट इज एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स। एंड व्हाट डू मीन बाय एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स? अभी अपन ने डिस्कस की ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं? विच कॉजेज लाइसिस ऑफ फिब्रिन। ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी अपने पास में दैट इज एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स। क्या मतलब हुआ एंटी फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स का? बताओ बताओ। जब फिब्रिनोलिटिक का पता है तो एंटी फिब्रिनोलिटिक का क्यों नहीं पता है? क्या मतलब हुआ? ऐसी ड्रग्स जो क्या करेंगी? थ्रोम्बस को डिजोल्व नहीं होने देती। ठीक है,
ये जो अभी तक अपन ने डिस्कस की ड्रग्स वो क्या करती हैं, थ्रोम्बस को डिजोल्व करती हैं, और ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये थ्रोम्बस को डिजोल्व नहीं होने देती। ठीक है, मान लो कि अपन ने किसी पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स दी हैं। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स क्या करती हैं, खून को पतला करती हैं, जो थ्रोम्बस है उसको डिजोल्व कर देती हैं। और इन ड्रग्स के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, ये इनके साथ में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, मान लो अपन ने किसी पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दी, उसकी वजह से उस पेशेंट में क्या हो गया, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में अपने को कौन सी ड्रग्स देनी पड़ेंगी, कौन सी ड्रग्स देनी पड़ेंगी, उनका एंटीडोट देना पड़ेगा। और थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स का एंटीडोट कौन होता है, एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। ठीक है, तो अपने पास में दो ड्रग्स होती हैं, कौन कौन सी, ESA एंड ट्रेनेजेमिक एसिड। ठीक है, इसका एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड है अपने पास में एक ड्रग, और दूसरी कौन सी है, दैट इज ट्रेनेजेमिक एसिड। ये क्या करती हैं, जो थ्रोम्बस है उसको डिजोल्व नहीं होने देती हैं। ठीक है, अगर अपन ESA की बात करें तो ये क्या करता है, जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं किसकी, प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मिन की जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वहां पे जाके ये बाइंड हो जाता है, और वहां पे जाके बाइंड होने की वजह से ये क्या करेगा, जो थ्रोम्बस डिजोल्व हो रहा था वो अब डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो अपन ने फिब्रोनेलिटिक थेरेपी में क्या कर रहा था, जो प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मिन पे जाके जो ड्रग बाइंड हो रही थी और उस वजह से क्या हो रहा था, थ्रोम्बस का लाइसिस हो रहा था। ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो बाइंडिंग साइट्स हैं किसकी, प्लाज्मिनोजन और प्लाज्मिन की, वहां पे जाके बाइंड हो जाती हैं, और वहां पे जाके बाइंड होने की वजह से क्या होगा, जो थ्रोम्बस का लाइसिस होना था वो अब नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा उसकी वजह से क्या होगा, वो थ्रोम्बस डिजोल्व नहीं होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लीडिंग हो रही थी या जो ब्लीडिंग टेंडेंसी थी किसकी, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स की, वो अब नहीं होगी। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या होती हैं, उनकी एंटीडोट होती हैं। क्लियर, और कहां कहां अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इन ड्रग्स को, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं, बताओ बताओ। मान लो किसी पेशेंट की प्रोस्टेटिक सर्जरी हुई है, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, यह ड्रग अपन दे सकते हैं। किसी पेशेंट्स को टॉन्सिलेक्टोमी अपन ने किया है, टॉन्सिल्स अपन ने रिमूव किए हैं, ठीक है, उस वजह से ब्लीडिंग हो रही है, वो नहीं रुक रही है, उसमें अपन दे सकते हैं। तो ये ड्रग अपन कहाँ देंगे, जहाँ ब्लीडिंग टेंडेंसीज हैं, वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपन ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है,